नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसईओ कोच में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें आपको एक बेसिक बिगनर लेवल एसईओ से लेके एडवांस लेवल एसईओ तक की सारी जानकारी आपको इस श्रृंखला के माध्यम से मैं प्रोवाइड करूंगा। इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दूंगा कि इस पूरी श्रृंखला में आपको क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या-क्या चीजें सीखनी हैं, उन चीजों को सीखने के बाद में कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो की श्रृंखला में देखने को मिलेगी। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं या फिर आप एसईओ खुद से अपनी वेबसाइट का करना चाहते हैं, एसईओ क्लाइंट हैं, दोनों लोगों के लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। दोनों लोग इस वीडियो को देख के सक्सेसफुली एसईओ का पूरा प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इतने बेसिक लेवल से पॉइंट टू पॉइंट एसईओ, जो थ्योरेटिकल एसईओ बहुत जगह मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो थ्योरेटिकल एसईओ पढ़ा रहे हैं। मेरा जो एम है वो थ्योरेटिकल एसईओ पढ़ाने का नहीं है। थ्योरेटिकल के लिए गूगल में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको क्लासेस में आके ओरली जो है बता देंगे। इससे जो है कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक कि आप प्रैक्टिकली चीज को नहीं समझें। लोगों का इंटरव्यू होता है कंपनीज में, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बता जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा वो फेल हो जाते हैं, या तो उनका प्रोसीजर ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोग ना स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं। अगर स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपसे एक भी चीज नहीं छूटेगी। आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो उसमें से आधे से ज्यादा पॉइंट्स जो है आप भूल जाते हैं। टाइम टाइम पे आप एसईओ की ट्रैकिंग नहीं करते हैं क्योंकि वेबसाइट में चेंजेस होते रहते हैं। किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट हो चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ हट गया है, आपको पता भी नहीं चलता और पता चलता है जब आपके रिजल्ट डाउन होने लगते हैं। तो टाइम टाइम से इन सब चीजों को कैसे ट्रैकिंग रखें, कैसे प्रोसीजर अपना बनाएं ताकि एक सक्सेसफुल एसईओ रन कर पाएं और क्लाइंट को जो है अच्छे लेवल के जो रिजल्ट्स हैं वो आप दे पाएं। तो इस सारी चीजों के लिए वीडियो जो है, सीरीज जो है, ये पूरी देखना बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए और आपको एक अच्छी सी जो है एसईओ का ओवरव्यू देते हैं अच्छा सा, और आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम पूरा बताएंगे कि आपको जो है कैसे एसईओ इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसकी ट्रैकिंग करनी है, कैसे रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। इन सब चीजों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो जो भी लोग इच्छुक हैं इस पूरी श्रृंखला को हिंदी में देखने के लिए और प्रैक्टिकली देखने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों को आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे या कहानियों के तौर पे, जो जनरल लाइफ है ना उससे कनेक्ट करके कहीं ना कहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूं ताकि आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएं कि एसईओ क्या होता है, उससे रिजल्ट्स कैसे निकाले जा सकते हैं और कैसे उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है वो है समरी का। समरी में मैंने सारी चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी हैं कि क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे तो उसमें हम आपको पहले ही बता देंगे कि ये चीजें आने वाली है ताकि अपना पेन पेपर या जो भी आप नोटपैड वगैरह रेडी करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं। अगर नोट करेंगे या प्रैक्टिकली किसी साइट पे देख देख के वीडियो को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स जो है पता हो जाएंगे और उसी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। 3-4 बार करेंगे, सारे स्टेप्स अपने आप दिमाग पे जो है कैप्चर हो जाएंगे और फिर जब आप नेक्स्ट जो 2-4-5 साइटों को ऑडिट करने के बाद में, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद में रन करेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास में एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा जो आपका खुद का फॉर्मेट होगा। आप उस फॉर्मेट के थ्रू जो है सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा क्योंकि आप जब फॉर्मेट एक बना लेंगे तो उसमें कोई भी चीजें छूटेंगी नहीं। तो फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें रखनी है, जो मेन चीजें हैं, क्योंकि मेन चीजें ही इतनी ज्यादा हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो वो सारी चीजें आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको कैप्चर करेंगे, कैसे डेटा को रखेंगे और कैसे उसको ट्रैक करना है, वो सब चीजें इस प्रोसीजर के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस वीडियो में हम एसईओ का इंट्रोडक्शन देंगे, एसईओ होता क्या है, कैसे बेनिफिट देता है, कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन होते हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फॉलो करने के लिए स्टेप्स, क्या हमें फॉलो करने चाहिए एसईओ करने के लिए किसी भी साइट का। तो अगर वो आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आपका जो एसईओ है वो काफी हेल्दी रहेगा, आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे और आपका बहुत अच्छे से सारा फ्लो चलेगा एसईओ का।
थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा होगा एसईओ ऑन पेज एक्टिविटीज के बारे में। ऑन पेज एक्टिविटीज में हमें क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है ऑडिट रिपोर्ट में, और उसके बाद में जब ऑडिट रिपोर्ट में उन सब चीजों के बारे में हमें कोई भी एरर मिलता है तो उसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ऑन पेज में बहुत सारे स्टेप्स मैंने दिए हैं, वैसे अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सारे स्टेप्स को मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं प्रैक्टिकली किसी न किसी साइट पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो जो भी लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो अपडेट आने वाले हैं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको पता रहे। और जब भी आपको टाइम मिलता है, आप कभी भी फ्री होते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसके साथ में आप इसके बाद में ऑन पेज के बाद में ऑफ पेज जो एक्टिविटीज हैं इनको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, और उनपे एक हेल्दी बैकलिंक क्रिएशन जो होता है वो कैसे होता है। अच्छा, ऑफ पेज जरूरी क्यों है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं जो बेसिक 10 to 15 एक्टिविटीज मैंने नोट की हैं उनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये एक्टिविटी ये है तो इसको कैसे करना है, और क्या क्या चीजें इस एक्टिविटी में ध्यान देना है, और लोग क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हैं जो करते समय ध्यान नहीं देते हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो उससे उनको बैकलिंक गेन नहीं होता है, वो बैकलिंक्स बनाते रहते हैं, उनके बैकलिंक्स काउंट नहीं होते, डोमेन अथॉरिटी बढ़ती नहीं है, क्लाइंट परेशान रहता है, क्लाइंट्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और आप भी रिजल्ट्स नहीं दे पाते, इससे प्रोजेक्ट ज्यादा टिकते नहीं है। तो अगर प्रोजेक्ट को लंबा चलाना है, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो लंबा चलाने के लिए आपको ढंग से काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप रिजल्ट देते रहेंगे, क्लाइंट खुश रहेगा। अगर आप खुद से क्लाइंट हैं तो आप अगर धीरे धीरे से इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे और कुछ समय अपनी वेबसाइट को देते रहेंगे ये सारे वीडियोस देखने के बाद में, तो आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि एसईओ कैसे करना है इसमें और क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एसईओ के इंट्रोडक्शन से। तो वैसे जितने सारे एसईओज हैं उनको ऑलरेडी पता है कि एसईओ क्या होता है और हम क्यों करते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एसईओ बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन, कई सारे सर्च इंजन हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सारे सर्च इंजन, जो 3 सर्च इंजन है मेन सर्च इंजन, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इंडेक्स है, यांडेक्स के साथ में बाइडू है, ये सारे कई सारे सर्च इंजन अलग अलग कंट्रीज के हैं जो पर्टिकुलर कंट्री के लिए होते हैं, तो भी सर्च इंजन है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि जो ब्राउजर है वही सर्च इंजन होता है। नहीं, ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है। बहुत सारे बिगनर से मैंने क्वेश्चन किया कि ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस होता है, तो कई बार लोग उसका आंसर नहीं बता पाए। तो ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर हमें सिर्फ ब्राउज करने के लिए होता है, उस पर हम सर्च इंजन वॉच ब्राउज करें या फिर डायरेक्टली हम किसी वेबसाइट पे चले जाएं, तो ये इसके लिए हमें जो है ब्राउजर अलाउ करता है। हाँ, कई सारे हमारे पास में ब्राउजर्स में फंक्शनलिटी दी हुई है कि हम अपना बाई डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। तो जो भी ब्राउजर में वेबसाइट डालने का जो ऊपर एड्रेस होता है वहां पे कुछ भी टाइप करके इंटर करेंगे तो जो हमारा बाई डिफॉल्ट सर्च इंजन होगा उस पर हम लैंड कर जाएंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता है, जो सर्च इंजन है जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, इन सर्च इंजन्स पे लोग कीवर्ड्स के माध्यम से सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स के माध्यम से जब भी सर्च करें तो जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आते हैं। जिसका कंटेंट जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है उसके वेबसाइट के जो कीवर्ड्स होते हैं, इंप्लीमेंटेड कीवर्ड्स होते हैं, उतने अच्छे रैंक करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है, अपने कीवर्ड्स को कीवर्ड रिसर्च करके अपनी साइट पे इंप्लीमेंट करके उसको सर्च इंजन के रिजल्ट्स में लाने के प्रोसीजर को ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे लोग व्हाइट हैट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक हैट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रे हैट यूज करते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बहुत सारे लोग अचानक से रातों रात अपना डीए 15 से लेके 50 करना चाहते हैं, 15 to 50, वो रातों रात कर लेते हैं, लेकिन वो व्हाइट हैट नहीं है ना, तो मैं कभी इसके लिए सजेस्ट करता हूँ। तो ऑर्गेनिकली कैसे इसको इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, वो सारा प्रोसीजर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होता है। सर्च इंजन आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, आप कितने अच्छे तरीके से सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर पाए सर्च इंजन पे, जिससे यूजर जो है अट्रैक्ट हो, सर्च इंजन में आपके रिजल्ट्स को देख के आपकी साइट को विजिट करे, विजिट करने के बाद में आपकी साइट को चूज करे, आपकी साइट पे विजिट करे, और आपको, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी सर्विसेज को करने के लिए आपसे कांटेक्ट करें, या फिर आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन परचेज करें। बहुत सारे लोग होता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग्स वगैरह भी शो करते हैं, तो उससे भी उनको लीड्स वगैरह वहां पे जनरेट होती हैं। हालांकि वो ई कॉमर्स में नहीं आता है, वो सर्विसेज में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके कैटलॉग्स वगैरह भी शो कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये आपका
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ग्रो हो सकता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं और एसईओ बेसिकली आप करते हैं तो कई सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि जैसे आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो लोकल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन का है एसईओ, उसके साथ में आपका जो भी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन रिजल्ट्स का है, स्निपेट्स का है, रिव्यूज का है। तो बहुत सारी चीजें हैं एसईओ में जिनको आप जितना ज्यादा मेंटेन करें उतना ही कम है। तो अब इसका जो एसईओ का जो फर्स्ट फ्लो होता है, जो एसईओ फ्लो है जिसको मैं एसईओ स्टेप्स बोलता हूँ, बहुत सारे लोग एसईओ फ्लो बोलते हैं, तो ये ऐसे चलता है। सबसे पहले अगर कोई भी वेबसाइट का एसईओ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, किसी भी साइट का एसईओ नहीं हुआ है या हुआ भी है तो हमें प्रोसीजर यही यूज करना है। मतलब कितनी भी बड़ी कंपनी ने यूज किया है उसको, साइट को ऑडिट किया है या उस पर एसईओ इम्प्लीमेंट किया है या उस पर काम कर रही थी, 1 साल से कर रही थी या 10 साल से कर रही थी, हमें ऐसा नहीं करना है कि वो साइट पे कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही थी तो ये साइट ओके ही होगी, नहीं हमें सीधा बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लाइंट कितना भी कहता है कि नहीं मेरा ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड है, मेरा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, आप खाली बैकलिंक बना दो, नहीं, आपको ऑडिट करना है, आपको फ्लो के हिसाब से चलना है, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है और आपको रिजल्ट्स की भी ट्रैकिंग करनी है। ये सारी चीजें आपको हर एक प्रोजेक्ट पे करनी है जो प्रोजेक्ट आपके सामने आता है। अगर आप क्लाइंट हैं तो भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में टाइम टाइम पे ये सारी चीजें आप चेक करते रहें कि क्या जो चीजें हमने इम्प्लीमेंट की हैं कोई दूसरा भी एसईओ कर रहा है तब भी ये सारी चीजें उसने इम्प्लीमेंट कर ली हैं या नहीं कर ली। अगर उसने नहीं की हैं तो आप उसको रिमाइंड कराइए कि ये प्रोसीजर होता है, हमने एक वीडियो देखा है उसमें ऐसे ऐसे पूरा प्रोसीजर बताया गया है, तो इस प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए, ये अच्छा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप एक बार इस प्रोसीजर को फॉलो करके पूरा एसईओ करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे। और अगर रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं तो आप मुझे एक बार पिंग कीजिएगा, मैं आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम बताऊंगा कि आपकी साइट में क्या प्रॉब्लम है। मैंने मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी होगा, मेरी वेबसाइट भी होगी। आप बेहिचक एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं आपकी साइट को ऑडिट करके, आपकी साइट को चेक करके कि उस पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग फर्म से करवा रहे हैं या डिजिटल मार्केटर से करवा रहे हैं तो कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आप एसईओ कर रहे हैं तो काफी समय से कर रहे हैं, क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आ रहे, क्लाइंट परेशान है, आप हेल्प चाहते हैं तो आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ में बुक कर सकते हैं। मैं आपको आपकी साइट को चेक करके और सारी डिटेल्स जो है बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो। तो फ्लो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसईओ ऑडिट से। कोई भी वेबसाइट आती है सबसे पहले हमें एसईओ ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो एसईओ ऑडिट है वेबसाइट के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या एरर्स हैं उसके लिए। तो बेसिक उसका पूरा A to Z पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि ऑडिट कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनको एक्सेल के थ्रू करना चाहते हैं, MS वर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आप करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस ऑडिट को कंप्लीट ऑडिट करेंगे तो मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स का टाइम लगने वाला, जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ऑडिट करने के लिए टूल्स का यूज करते हैं। टूल्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको टूल्स जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको टूल्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कैश करने में कुछ टाइम लेते हैं और टाइम जब वो उस टाइम के बाद में उनको कैश करते हैं फिर रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, हो सकता है क्लाइंट उस चीज को जो है सॉर्ट कर चुका हो और आपके टूल में आ रहा हो कि ये चीज अभी सही नहीं हुई। तो टूल्स की ऑडिट को मैं कभी करेक्ट नहीं मानता हूँ। मैं जो प्रोसीजर बताऊंगा मैनुअल ऑडिट का बताऊंगा, मैनुअल ऑडिट के थ्रू आप वो सारी चीजों को ऑडिट कर सकते हैं और एक्चुअल रियल टाइम पे जो भी कुछ साइट पे है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसीजर होता है कीवर्ड रिसर्च का। आपकी वेबसाइट, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट, आपकी लोकेशन के हिसाब से जो भी सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, जो भी सुटेबल कीवर्ड्स हैं, उनको आप कैसे यूज करें। बहुत सारे लोग ये होता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज या ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर कीवर्ड रैंक में चाहिए। नहीं कर सकते क्योंकि आपने साइट बनाई है 5 पेज की, आपकी साइट बिल्कुल छोटी है, ठीक है, आपकी साइट पे या कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ड्रीम मत देखिए कि मुझे सीधा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर पे रैंक कर जाना है, बस बहुत सारी कॉल्स आएंगी मेरे पास में, आप इसके चक्कर में, इस कीवर्ड के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 6 महीने 1 साल एसईओ करवाएंगे, कहीं रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा कोई और परेशान होंगे। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज कीजिए। कीवर्ड रिसर्च में आप जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी पे रखिए, कुछ कीवर्ड्स आपके सेकेंडरी रैंक में आए, उसके बाद में आप फिर मेन कीवर्ड पे फोकस कीजिए कि हाँ ठीक है, सेकेंडरी कीवर्ड से मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलने लगे जिससे मैं कुछ अर्निंग करने लगा हूं, मैं उस अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। इन्वेस्ट करने के बाद में फिर मैं जो है उस अमाउंट से और अच्छा एसईओ करवा सकता हूं, अपनी साइट को और इनहेंस कर सकता हूं,
मैं बहुत सारी एपीआईज लगा सकता हूँ, प्लगइन्स लगा सकता हूँ, फ्री सर्विसेज अपनी साइट के से प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर एस्ट्रोलॉजी का क्लाइंट है तो फ्री होरोस्कोप दे सकता है, फ्री कुंडली मेकिंग दे सकता है, फ्री बर्थ चार्ट दे सकता है। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है, उनका एसईओ करवा सकता है। उसके थ्रू लोग आएंगे और जब देखेंगे उनको कोई ऐसी चीज दिख गई कि जिससे वो परेशान हुए, वो साइट के थ्रू आपसे बुकिंग करेंगे और सीधा आपके थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स टारगेट करने हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, फर्स्ट जो हमें सजेस्टेड कीवर्ड्स में से चूज करना है, अगर कोई एजेंसी हमें दे रही है तो हमें किस टाइप के कीवर्ड्स चूज करना है। हमें बहुत बड़े वाले सर्चेस वाले लॉलीपॉप में नहीं जाना है कि नहीं जिसका 1 लाख का सर्चेज है बस यही वाला ले लेते हैं, मेरे पास में 1 लाख विजिटर महीने में आएगा और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप सही कीवर्ड रिसर्च कीजिए, जिस लेवल की आपकी साइट है उस लेवल की रिसर्च कीजिए, जिस लेवल पे आप लोकेशन टारगेट करना चाहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से कीवर्ड सर्च कीजिए, उस लोकेशन के पहले अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उस पर आप अपनी पकड़ बनाइए, उस पर आप सर्विसेज को प्रोवाइड कीजिए, फेमस होइए, फिर अपना लोकेशन और दायरा बढ़ाते रहिए। जितना आप ग्रैब कर सकते हैं उतना मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं और उसके बाद में आप सारे रिजल्ट्स को जो है अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसीजर जो है ये हमने आपको फ्लो बता दिया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं एसईओ ऑन पेज एक्टिविटीज में। तो ऑन पेज की ये सारी एक्टिविटीज हैं जो मैंने मेंशन किया है। जब भी आप ऑडिट करते हैं तब भी आपको यही सारी एक्टिविटीज जो है फॉलो करनी है। और एक से लेकर मतलब एक्सेल में बना रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट जो है रख सकते हैं, अप टू डाउन रख सकते हैं। वर्ड में बना रहे हैं तो पॉइंट वाइज आप बना सकते हैं, क्लाइंट को एक अच्छा प्रपोजल दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ऑन पेज जो ऑडिट जो हमारा प्रोसीजर है उसमें हमें जो करना है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एसईओ ऑन पेज एक्टिविटीज की, जिनको हम ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि क्लाइंट की साइट पे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंटेड हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो सबसे पहले कस्टम ऑडिट रिपोर्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है कस्टम ऑडिट रिपोर्ट, उसका एक फॉर्मेट आपको चूज कर लेना है। फॉर्मेट चूज करने के बाद में आपको पॉइंट वाइज जो है आगे सारी चीजें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक अपना फॉर्मेट चूज करना है जो आपको सबसे सुटेबल लगता हो। उसके बाद में फिर आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए उसमें अपनी एक शीट बना लीजिए कि हम क्लाइंट को ये सजेस्टेड कीवर्ड्स दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो सारे उसकी सर्विसेज दिख रही हैं, सारे पेजेस दिख रहे हैं, उसके सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, या जो भी चीजें B2B है, B2C है, या आपका नेशनल क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ प्रपोजल जो सजेस्टेड हमारे कीवर्ड है वो ये कीवर्ड्स हो सकते हैं। इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप जो है सारी चीजें रख सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड जो थर्ड स्लाइड होती है उससे स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो गूगल अगर आप एक्सेल में बना रहे हैं तो थर्ड शीट से आप स्टार्ट कीजिए अपना एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का। तो एसईओ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कई सारी फॉल्ट ये होती है, कई सारे लोग मिस्टेक करते रहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं पेजेस की मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करते हैं जिनके जिनको वो टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि मैं 10 पेज ऑप्टिमाइज करूंगा तो 10 पेज के ही जो क्लाइंट कहता है कि मुझे ये 10 पेज चाहिए उसका वो ऑप्टिमाइज करके दे देते हैं, लेकिन ये कहीं से भी करेक्ट नहीं है। जब भी आप लॉन्ग टर्म एसईओ अगर प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ क्लाइंट बजट सही दे रहा है। देखिए कई सारी चीजों पे कंडीशन होती है, क्लाइंट अगर आपको 2000 रुपए दे रहा है तो 2000 रुपए में आप पूरी साइट का एसईओ नहीं करोगे, वो स्वाभाविक है। आप उसको बताओगे कि सर आपकी बड़ी साइट है, आपको इतना बजट लगभग लगेगा, और उससे कम में अगर कोई 2000 रुपए में कर रहा है तो मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपकी साइट को पूरा ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से सारी एआई से कहीं से जनरेट करके चीजों को इंप्लीमेंट कर देगा और उसके बाद में आपको प्रोवाइड कर देगा। उससे ना तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ना तो सही कीवर्ड रिसर्च होगी, ना तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजों की आपको प्रॉब्लम जो है आती रहेगी। तो इसको प्रॉब्लम इन सब चीजों की ना आए उसके लिए आपको जो है क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो आपका एग्जिस्टिंग टाइटल क्या है होम पेज का या इंटरनल पेजेस के, उनकी एक लिस्ट, कई सारे टूल्स ऐसे हैं, साइट लाइनर है और भी बहुत सारे टूल्स हैं, एसईओ फ्रॉग है, उससे अपना निकाल के आप रख सकते हैं कि करंट मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किस किस पेज पे है, किस किस पेज पे नहीं है। तो उसकी एक पूरी एक्सेल जनरेट करके आप रख सकते हैं। और बाकी जो आप ऑडिट रिपोर्ट का जो फ्रंट बनाएंगे उसमें आप लिख सकते हैं कि टाइटल अप्रोप्रिएट है तो प्रेजेंट, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज ऐसे ही कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर सारे अप्रोप्रिएट हैं देन ठीक है, नए अप्रोप्रिएट है कभी एसईओ नहीं हुआ है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। H1 टैग भी आपको कई सारे टूल से मिल सकता है या फिर आप मैनुअल भी देख सकते हो कि आप जो है कंट्रोल यू करके आप देख लीजिए व्यू सोर्स करके
कि H1 टैग इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है, टाइटल है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आप अगर डायरेक्टली वेरीफाई करना चाहते हो तो कई सारे एक्सटेंशन है, जैसे एसईओ क्वैक है और एसईओ टूल्स भी बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसपे आप डाल के देख सकते हो। लेकिन हाँ, टूल्स पे डाल के देख रहे हो तो एक बार मैनुअल आके साइट पे जरूर देख लेना कि टूल क्या दिखा रहा है और मैनुअल में आपको क्या दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैनुअल वाला अभी 1 घंटे पहले क्लाइंट ने चेंज कराया है और फिर उसने आपको भेजा कि भाई प्रपोजल बना दो और आप वही मैनुअल वाला जो है आप टूल से उठा के भेज दे रहे हो उसको कि आपका ये है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। या फिर हो सकता है कि कोई सर्वर में एरर आया और क्लाइंट ने बैकअप डलवा दिया और पुराने मेटा आ गए और आप अभी ऑडिट कर रहे हो, वो आपके टूल में कैशे नहीं हुआ, आप उसको उठा के भेज दे रहे हो कि ये वाला आपका सही है। तो ऐसा सही नहीं है, वो सब चीजों की प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इस वजह से मैनुअल वेरिफिकेशन इन सब चीजों का जरूर करें। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हम आपको बताएंगे इसमें। कैटेगराइजेशन, क्या सही कैटेगराइजेशन है, सर्विसेज को कहाँ पे रखनी है, पोर्टफोलियो को कहाँ पे रखना है, अबाउट को कहाँ पे रखना है। अगर आपके अबाउट है, आवर टीम, पोर्टफोलियो, कॉन्टेक्ट, बहुत सारे मेन्यू में पेजेस हो रहे हैं तो उसका कैटेगराइजेशन या मेन्यू को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और कैटेगराइजेशन अगर ई कॉमर्स साइट है तो ई कॉमर्स में कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है सेग्रीगेट करके, ताकि जो यूजर है उसको इजिली जो है सारे प्रोडक्ट्स आपके दिख जाएं, ये सारी कैटेगरीज दिख जाएं जिसमें आप डील कर रहे हैं। तो उसके लिए कैटेगराइजेशन खास करके सर्विसेज में भी और ई कॉमर्स में भी, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगराइजेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी डेवलपर ने डेवलप किया, वो काफी अच्छा है तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा सही नहीं होता है। अगर आपको कोई अच्छा फ्लो दिखा रहा है बना के कि ऐसे ऐसे आप फ्लो बनाएंगे तो यूजर आपको इजीली नेविगेट हो जाएगा और आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि मुझे कोई चीज की जरूरत हो और मैं वहां पे आऊँ और मुझे वो चीज ना मिले गलत कैटेगराइजेशन की वजह से, तो मैं बैक हो जाऊंगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिस साइट में मुझे फ्रंट में दिखेगा उस पर मैं परचेस करूंगा। तभी आप देखते हो जो बड़ी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो अधिकतर कैटेगराइजेशन और जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको टॉप में रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं। इसी वजह से रखते हैं कि उनको ये नहीं दिखाना है कि हमारे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, वरना हमें सब कुछ डालनी है। हमें वो चीजें डालनी है जिसपे हमारी सबसे ज्यादा अटेंशन आ रहा है यूजर का। वो जब अटेंशन आ रहा है उस पेज को विजिट कर रहा है, उसके बाद में हम सजेस्टेड मोर प्रोडक्ट्स में या मोर कैटेगरीज में बाकी की चीजें साइड बार में या फुटर में कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ताकि यूजर और को ये भी पता चले कि हमारे पास में और भी क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो जिसके लिए हमारी साइट अच्छी ऑप्टिमाइज है जिस टाइम पे, उस टाइप से हमारे जो कैटेगराइजेशन और वो सारी चीजें हैं उसको वैसा ही सेट करके रखना ताकि यूजर है तो उसको इजिली सारी चीजें मिल जाए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है, इंटरनल लिंकिंग हो गई, कंटेंट आपका डुप्लीकेट तो नहीं है, ये सारी चीजें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जो है आप कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग आपकी साइट की कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इंटरनल आपने लिंक्स लगा रखे हैं यूजर को इंटरनल पेजेस पे भेजने के लिए तो लिंक्स चेंज हो गए हैं, ब्रोकन आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या लिंक्स नहीं चल रहे हैं, तो ये इंटरनल लिंक ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो है आप सारी चीजें ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक ऑप्टिमाइजेशन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी है, पीपीटी है, पीडीएफ है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, या हम कोई ऐसी एफिलिएट साइट्स है जिसके थ्रू हम यूजर को भेजना चाहते हैं किसी अदर साइट पे, गवर्नमेंट की साइट है, कहीं पे भी है, कोई गाइडलाइंस वगैरह है, सर्विस है तो, या कोई प्रोडक्ट है तो उससे संबंधित कोई वीडियो वगैरह है, उस पर अगर एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ तो उनके भी हमें पूरा चेक करना होता है कोई भी एक्सटर्नल लिंक ब्रोकन तो नहीं है, सही एक्सटर्नल लिंक सारे काम करें। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं तो यूजर कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि एक दो एक्सटर्नल लिंक होंगे तो यूजर ध्यान देगा कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना है। जब आपके 150 के आसपास में या 100 के आसपास में लगे होंगे एक्सटर्नल लिंक तो कोई यूजर किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। तो सही लिंक और सही जगह पे सही कंटेंट के ऊपर में कहाँ पे लगा हुआ है वो सब चीजें, और जब एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है तो न्यू टैब पे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ में अगर आपके साइट पे ब्लॉग सेक्शन और न्यूज सेक्शन है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन अगर नहीं है तो ब्लॉग सेक्शन जरूर होना चाहिए। और एक क्यों जरूर होना चाहिए इसके लिए मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगा, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम इसके सारे जो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे पर्टिकुलर हर एक टॉपिक के, तो उससे आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी। स्कीमा इंप्लीमेंटेशन बहुत सारी साइट्स मेरे पास में आती हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 साइट जो है उसका एसईओ ऑडिट कर चुका हूं। मैं देखता हूं मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है कि स्कीमा कैसे इंप्लीमेंट करना है, और करते भी हैं तो रॉन्ग स्कीमा इंप्लीमेंट करते हैं। लोकल बिजनेस है तब भी वो वेब पेज का स्कीमा अवेलेबल होगा वहां पे, और अगर इंटरनेशनल बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा इंप्लीमेंट करना है तो वो भी नहीं होगा। अगर कोई लॉ फर्म है तो अगर उसका स्कीमा इंप्लीमेंट करना है वो भी उनको पता नहीं होता है। तो बहुत ऐसे एसईओ ऑप्टिमाइजर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको पता ही नहीं होता और उनका स्कीमा इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो उसके जो स्कीमा के बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं वो बेनिफिट्स हमें गूगल नहीं प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं उस पैरामीटर पे हमारी साइट जो है लैक होती रहती है और हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी मैं बताऊंगा बहुत डिटेल्ड व्यू में, क्योंकि साइट मैप में लोग बस ये मानते हैं कि बस किसी प्लगइन को लगाया, ऑन कर दिया, साइट मैप के सारे यूआरएल आ गए। ये करेक्ट नहीं है।
क्योंकि आपके घर में कोई आ रहा है कोई भी चीज देखने के लिए, आप घर का सारा सामान निकाल के उसके सामने डाल दो, वो आपके सारे सामान को पसंद नहीं करेगा। एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट या जो भी बॉट्स आ रहे हैं, मतलब हमारे साइट मैप पे जो भी गूगल बॉट्स आ रहे हैं, उनको प्रायोरिटी पे क्या चीज स्कैन करनी है, क्या चीज जो है ग्रैब करनी है, क्या चीज को देखना है, किसको ले जाके रैंकिंग्स में हमें हमारे को अप करना है, उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, उसको कैसे सेट करना है, कौन सी यूआरएल रखने साइट मैप में नहीं रखने, इसके बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा। उनको आप जब देखेंगे तो उस डिटेल वीडियो से आपको हर एक पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। वैसे रोबोट.टीएक्सटी ऑप्टिमाइजेशन, रोबोट.टीएक्सटी फाइल्स का कहाँ से एडिट करते हैं और क्या एक्चुअल कोड होना चाहिए, और अगर शॉपिफाई की साइट है उसमें क्या क्या चीजें ब्लॉक होनी चाहिए, प्रेस्टाशॉप की है उसमें क्या क्या ब्लॉक होना चाहिए, मजेंटो की है तो क्या ब्लॉक होना चाहिए, वर्डप्रेस की है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो रोबोट.टीएक्सटी का कंप्लीट जो नॉलेज है वो भी मैं आपको आगे की वीडियोस में दूंगा। ब्रोकन लिंक्स को कैसे चेक करना है, मैनुअल कैसे चेक करना है और टूल्स के थ्रू कैसे चेक करना है, उसका भी पूरा कंप्लीट मैं एक ऑडिट आपको बताऊंगा कैसे से आपको चेक करना है। मतलब ऑडिट हाँ अवेलेबल है या नहीं है, करना एक अलग बात है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैं डिटेल दूंगा। एग्जिस्टिंग बैकलिंक एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं क्लाइंट की साइड पे 1500 बैकलिंक है, 2500 बैकलिंक है, और सोचते हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छे बैकलिंक है आपको तो मैं तुरंत ऑप्टिमाइज करूंगा ऑन पेज और रैंकिंग आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स पे मैंने ऐसा देखा हुआ साइट्स पे भी, रिसेंट भी मेरे पास में एक साइट आई जिसमें 1500 बैकलिंक थे और सिर्फ रेफरिंग डोमेन 3 या 4 थे। तो बहुत सारे स्पैमर ऐसे कर देते कि आपको बैकलिंक्स तो दिखा देते कि आपके सर्च कंसोल में 1500 बैकलिंक आ गए, लेकिन कोई ना कोई ऐसे डमी साइट्स या फेक साइट्स होती है जिससे वो बैकलिंक जनरेट कर देते, जिससे आपके साइट के पेनलाइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और रैंकिंग आपकी कभी अप नहीं होती है क्योंकि ऑथेंटिक बैकलिंक्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से एग्जिस्टिंग जो बैकलिंक का एनालिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैनुअल कैसे करना है, हर एक लिंक को कैसे चेक करना है और कैसे उसको जो है रिमूव करना है, इस सब चीजों के बारे में प्रोसीजर भी मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा आपको। कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि कॉन्टेक्ट फर्स्ट फॉर्म हमारी सर्विसेज या हमारा जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल लेनी है एकदम परफेक्ट डिटेल कि अगर क्लाइंट को कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी चाहिए तो बस उतना ही लेना है। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग कॉलम बना रहे हैं कि मकान नंबर भी अपना डालिए, फिर आप एड्रेस भी डालिए, फिर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें उसके मकान नंबर की जरूरत नहीं है तो हमें मकान नंबर नहीं लेना। अगर हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिजिकल उसके घर का एड्रेस जान के हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर कोई ऐसी चीज है कि हम फ्यूचर का ऐसा कुछ अपने बिजनेस में प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसे उसको ये चीज भेज सकते हैं, कैटलॉग भेज सकते हैं, उसका एड्रेस होना जरूरी है, या ई कॉमर्स साइट है तो हम उसको डिलीवरी देना चाहते हैं तो जरूरी है, उन कंडीशंस की बात अलग है। उस कंडीशंस पे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म में सारे ऑप्शन रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बेसिक जो इंक्वायरी फॉर्म होता है, बेसिक इंक्वायरी फॉर्म बेसिकली हमें सबसे इजी बनाना चाहिए ताकि यूजर के माइंड में आए, उसने सीधा उसको फिल कर दिया और हमारे पास में इंक्वायरी आ गई। उसके बाद में हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के फिर भेज सकते हैं कि भाई आप ये वाला फॉर्म भरो। अब क्या होता है कि उनकी 3-4 टाइप की इंक्वायरी उनको लेनी होती है, सारे का मिला के कंबाइंड एक फॉर्म बना देते हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ भी डाल दो, इसमें आप ये भी डाल दो, इसमें ये भी डाल दो, और यूजर फिर उस चक्कर में भाग जाता है और कोई भी इंक्वायरी नहीं डालता है, उससे लॉस होता रहता है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में एग्जैक्टली क्या क्या चीज किस सर्विस के अकॉर्डिंग रखना है ये भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, ये भी एसईओ एक्सपर्ट को ही ऑप्टिमाइज करना होता है। उस पर ऐसा नहीं है, क्लाइंट की चॉइस नहीं होती कि नहीं भैया क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं मेरे पास में इतने 50 पॉइंट्स होने चाहिए तो वही रखना है, नहीं नहीं, हमें अपने हिसाब से सजेस्ट करना है कि सर ये अच्छा होता है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, एक बार रिजल्ट्स को देखिए, रिजल्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई दिक्कत हो, उसके बाद में आप मॉडिफाई कर लेना, इसको आप अभी हाइड कर दीजिए, नया कॉन्टेक्ट फॉर्म जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा बना के आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, और वो जो है उस पर आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद में अगर कुछ आपको बेनिफिट मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। वैसे ही रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन रिलेटेड इश्यूज का मैं देखना था, क्योंकि मैं बहुत सारी साइट्स को देखता हूँ कि साइट्स हो सकता है कि सिस्टम में अच्छी चल रही हो, कहीं और अच्छी चल रही हो, लेकिन मोबाइल पे अदर डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मेन्यू वगैरह चलता ही नहीं है, 2-2 3-3 बार क्लिक करते रहो, होता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ ब्रेक हो रही है, कोई हम ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं, कोई हम टेबल दिखाना चाह रहे हैं, वो सही से रिस्पॉन्सिव नहीं है, कहीं हमारा कंटेंट इधर उधर अलाइंड है और कंटेंट सही से नहीं आ रहा है, तो यूजर इंटरेस्ट नहीं बनता है। ये सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि क्लाइंट के साइड में एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो हमें उसको गाइड करना चाहिए कि आप इसको पहले प्रायोरिटी पे ऑप्टिमाइज करवाइए और सही प्रोसीजर के थ्रू जो आप ऑप्टिमाइज करवाइए। अगर आप सही तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे ही 404 पेज ऑप्टिमाइजेशन की आपका जो बहुत सारे, क्योंकि ऐसा जान के नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेज चेंज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो 404 पेज कुछ ना कुछ तो जनरेट होते रहते हैं। तो 404 पेज अगर आ रहा है या यूजर कोई गलत पेज टाइप कर रहा है तो उसके बाद में हमारे साइट पर अगर लैंड करता है तो जो 404 पेज है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होता है। उसके साथ में अगर पेजेस की बात करें तो और भी बहुत सारे पेजेस हैं, 404 तो मैंने एक मेंशन किया है, उसके साथ में आपका थैंक यू पेज भी है, थैंक यू पेज को भी ऑप्टिमाइज होना जरूरी होता है, और ताकि अगर यूजर कोई भी इंक्वायरी डाल रहा है तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर है या क्या सिस्टम है या हम क्या क्या चीजें और कर चुके हैं
तो थैंक यू पेज पे ये सब चीजें दिखा सकते हैं। 404 पेज पे हम नेविगेशन दिखा सकते हैं, यूजर यहाँ से ऐसे ऐसे हमारी साइट पे जो है नेविगेट हो जाए, और अगर कोई चीज जो ढूंढ रहा है उससे सिमिलर चीजें सर्चेज में आ जाए, तो इस टाइप की चीजें जो है हम दिखा सकते हैं। डुप्लीकेट पेजेस का चेक करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट को पता नहीं होता, फ्रंट में मेन्यू में उसके एक ही पेज दिख रहा होता है, और बैकएंड में डेवलपर्स काफी बार ऐसा मिस्टेक्स कर देते हैं कि जो डमी पेज होता है वो भी कहीं ना कहीं होता है, या फिर अबाउट पेज में कुछ चेंजेस किए, लाइव पेज दूसरा कर दिया और दूसरा वाला पेज भी उनका बैकएंड में लाइव पड़ा हुआ है। तो ये सब डुप्लीकेट पेजेस होते हैं जिसके थ्रू जो है कहीं कहीं कई बार प्रॉब्लम आती है। तो डुप्लीकेट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा रोल जो है आजकल प्ले कर रहा है। तो कैसे इसका ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है उसके लिए भी आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल्स दूंगा। तो ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन का भी आप कंप्लीट वीडियो जो है देख लेंगे, तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि ऑल टैग क्या जरूरी है और कैसे हमें रैंकिंग्स में हेल्प करता है। साइट की स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन, कई बार ऐसा होता है क्लाइंट्स बहुत सारी एनिमेशंस और कई सारी चीजें ऐसी इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जिसकी वजह से उनकी साइट बहुत ज्यादा स्लो होती रहती है, या सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो साइट स्लो होती रहती है, या अदर कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लगइन्स का इशू होता है, साइट के स्ट्रक्चर का इशू होता है, साइट के कोड्स का इशू होता है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इमेजेस का इशू होता है, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि मैं हाई डेफिनेशन इमेजेस जो है बहुत सारी इंप्लीमेंट कर दूं ताकि यूजर जो आए वो उसको एकदम बिल्कुल एचडी क्वालिटी की इमेजेस दिखे। हाँ, उसको दिखेगी 4000 पिक्सल में, ऐसे 5000 पिक्सल में दिख जाएगी, लेकिन साइट ओपन होगी तब ना दिखेगी ना उसको। तो अगर साइट ओपन ही नहीं हो रही तो कैसे उसको दिखेगी? तो इससे अच्छा है कि हम चीजों को इतना ऑप्टिमाइज करके रखें जितने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम होम पेज पे पूरा जितनी सारी सर्विसेज हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं होम पेज पे, और हमारी साइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाए और हमारी साइट ओपन ही ना हो और विजिटर आए और वो साइट पे विजिट करने से पहले बैक कर ले और दूसरी किसी साइट पे विजिट कर जाए। तो सब चीजें साइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, क्या इसकी हेल्पफुल है, क्यों, और इससे हमारे क्या बेनिफिट मिलेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा। उसके साथ में गूगल बिजनेस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसको भी मैं बताऊंगा कंप्लीटली कैसे ऑप्टिमाइज करना है। फॉर्मेटिंग, कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग करनी है उसके बारे में पूरा ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको दिखाऊंगा। कॉम्पिटिटर्स का जो एनालिसिस करना है उसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो में बनाऊंगा। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, कैसे निकालना है, कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या है एक्चुअल में, उनके बारे में। कैनोनिकल टैग्स का ऑप्टिमाइजेशन, कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, किस किस पेज पे क्या कैनोनिकल टैग्स होने चाहिए, तो इसके बारे में भी एक कंप्लीट डिटेल में बना के आपको दिखाऊंगा। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी मैं एक कंप्लीट वीडियो दूंगा आपको, जिससे आपको एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और सोशल लिंक ऑप्टिमाइजेशन ये कैसे करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो ये प्रोसीजर है एसईओ ऑन पेज का। इसको 1 टू लेके लास्ट तक पूरा आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे डेटा निकाल के अपना रखते जाइए ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या चीज है क्या नहीं है, क्या है क्या चीज नहीं है, हमें क्या ऑडिट करना है, मतलब ऑप्टिमाइज करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें एक बार निकाल लेंगे कहीं ना कहीं, तो आप इस पॉइंट वाइज जो है पूरी साइट का अच्छे से ऑडिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एसईओ ऑफ पेज एक्टिविटीज का होता है। साइट का ऑन पेज हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑफ पेज क्यों जरूरी है, ऑन पेज कर देंगे रैंकिंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई भी शोरूम ओपन करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, घर में कुछ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले बनवाते हैं, इंटरनली डेकोरेट करते हैं, तो वो हो गया आपका ऑन पेज। इंटरनली आपने अपनी साइट को पूरा डेकोरेट कर लिया। अब डेकोरेट कर लिया है, अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो किसी न किसी को आप इनोग्रेशन के लिए इन्वाइट करेंगे ना। नहीं इन्वाइट करेंगे तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि उस गली में आपकी बहुत अच्छी दुकान है? जो लोग दो चार लोग गली में भूल के आ जाएंगे, मान लो कभी नजर पड़ गई, वो विजिट करेंगे, लेकिन बाकी के लोग तो नहीं करेंगे। तो उनको क्या करना होता है, हमें बुलाना होता है अपनी साइट पे कि आइए हमारी साइट को देखिए। वो एक बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से शेयर करते हैं जिनको जरूरत होती है, या गूगल भी हमें अथॉरिटी देता है इस शेयरिंग वगैरह से। हमें काफी सारी अथॉरिटीज मिलती हैं, डोमेन अथॉरिटी मिलती है, पेज अथॉरिटी मिलती है, हमारी साइट को एक बूस्ट मिलता है, जूस पास होता है जिसके थ्रू बैकलिंक क्रिएशन के थ्रू तो साइट हमारी अप होती है और विजिटर्स हमारे काफी अच्छे गेन होते हैं हमें। तो ऑफ पेज में मैंने 15 एक्टिविटीज रखी हुई हैं जो भी, तो 15 एक्टिविटीज के थ्रू आप जो है प्रॉपरली अपनी साइट के जो बैकलिंक क्रिएशन का प्रोसीजर है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो जिसमें मैंने रखा हुआ सोशल बुक मार्किंग आप कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं, इमेज शेयरिंग कर सकते हैं, क्लासिफाइड सबमिशन कर सकते हैं, पीपीटी क्रिएशन एंड सबमिशन कर सकते हैं, पीडीएफ क्रिएशन एंड सबमिशन कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स के साथ में आप जो है इन्फोग्राफिक्स के साथ में कॉम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स ने किस किस उस पर बैकलिंक बनाए हुए हैं, किस किस साइट्स पे, और उस बैकलिंक वाली साइट्स पे जाके आप अपने बैकलिंक्स भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बैकलिंक्स की जनरेशन में। वेब 2.0 क्रिएशन कर सकते हैं, इससे काफी अच्छे हेल्दी बैकलिंक्स हमें मिलते हैं। आर्टिकल सबमिशन, जो लॉन्ग कंटेंट एक्टिविटीज है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो जिसमें जो है आर्टिकल सबमिशन भी आप जो है कर सकते हैं। आर्टिकल सबमिशन में आपको बेसिकली
लॉन्ग कंटेंट चाहिए होता है, जिसके थ्रू जो है आप अपने कंटेंट को रैंक करा के विजिटर्स को अपनी साइट पे नेविगेट कर सकते हैं, ब्लॉग सबमिशन कर सकते हैं, ऑन साइट ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ऑन पेज में बताया कि ब्लॉग इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हमें रखना चाहिए साइट पे, और आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ब्लॉग क्यों रखना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑन साइट ब्लॉग भी हमें पोस्ट करना चाहिए, क्वेरीज सबमिशन करना चाहिए, कोरा वगैरह पे Q&A सबमिशन, या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं Q&A के लिए, जहाँ जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं उस पर जाना चाहिए, और हमें क्वेश्चन आंसर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए ताकि हमारे साइट पे कहीं ना कहीं जो है विजिटर आए। और गेस्ट पोस्टिंग इतने समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं, इसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन मैंने जो टॉप 15 चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जिसके थ्रू जो है ऑफ पेज एक्टिविटीज आप जो है कर सकते हैं। तो ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटीज का कंप्लीट जो आगे के आने वाले वीडियोस हैं उसको आप जो है फॉलो कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इससे, और काफी जो है आपको रिजल्ट्स जो आपको आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। आपका अगर आप क्लाइंट के लिए किसी काम कर रहे हैं तो क्लाइंट काफी इससे जो है क्लाइंट के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। और अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट का कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें देखोगे, तो कर रहे हो या फिर किसी से करवा रहे हो तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर करवा रहे हो तो आप वॉच कर सकते हो कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या चीजें उसने की, क्या चीजें नहीं की। अगर वो हमें ऑन पेज एक्टिविटीज में ये चीजें करके दे रहा है तो आप एक चेकलिस्ट भेज सकते हो कि ऐसा आपने किया कि नहीं किया, इसमें से कितनी चीजें आप कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, वो चीज मुझे बताओ एक फाइनल रिपोर्ट में बना के। या मंथली बेस में आप लॉन्ग टर्म के लिए आप हायर कर रहे हो किसी को तो आप ये ट्रैक कर सकते हो। आपने कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रखा हुआ है तब भी आप जो है कर सकते हो कि हाँ ठीक है आपने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अब तो फर्म्स हो गई हैं कि वो इन हाउस जो है हायर कर रही हैं, तो इन हाउस अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आप जो है उसमें भी ट्रैक कर सकते हो कि इस पे पूरा आप एक बार मुझे मंथली जो है बताते रहो कि आप क्या क्या चीजें एक्टिविटी इस मंथ में आपने किया है और कितना कितना किया है। अगर ऑन पेज में कितनी ट्रैकिंग, मतलब मंथ में कितनी बार ट्रैकिंग किया है, ऑफ पेज में जो एक्टिविटीज हैं इनमें से आपने क्या क्या किया है, या इसके अलावा जो आपने किया है वो क्या चीजें किया है, उनकी साइट्स कौन कौन सी, यूनिक साइट्स कितनी थी, और जो आप रेगुलर साइट्स है जिसपे आप बार बार पब्लिश कर रहे हो वो साइट से कितनी है। तो ये सारी चीजों का डेटा आप रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे दी जिसपे आप वॉच करके व्यू करके आप हमें जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप भेज सकते हो। अगर आपको ऑडिट के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए, फ्री कंसल्टेशन चाहिए, आप अपनी फर्म का एसईओ करवाना चाहते हैं, या आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप इन सब डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे लगातार आगे की वीडियोस में जुड़े रहें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करे और आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ में काफी अच्छी ग्रो करे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से जुड़ते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोसीजर हम बताते हैं कि कैसे आपको जो है सारी चीजें फॉलो करनी है, कैसे आप अपनी साइट को अच्छे से जो है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बना सकते हैं और कैसे अच्छे रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे, विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए होंगे, मैं और हिंदी में होंगे, आपकी सरल लैंग्वेज में। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये सारी चीजें समझाऊं ताकि बहुत इजीली आप जो है समझ पाएं और समझने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। और जब आपके रिजल्ट्स आएंगे सब चीजें इम्प्लीमेंट करने के बाद में, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी खुशी होगी। और जब भी अगर कोई रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मुझे मेल करना ना भूलें और मैं आपके रिजल्ट्स को अपने वीडियोस में दिखाऊंगा। और अगर आप कोई भी ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तब भी आप मेल पे मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकता हूँ और उस इंटरव्यू में जो है आपको गाइड कर सकता हूँ और मीटिंग में, और गाइड करने के साथ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लाइव क्लास में जो है सॉर्ट कर सकते हैं, या पर्सनल आप चाहते हो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ तो पर्सनल क्लास में भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आगे स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे, तो खास करके इसको जो है सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़े रहने के लिए। आप सभी के प्यार की हम जो है कामना करते हैं और जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।